हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। इस समय आप बहुत ही इन क्रिटिकल सिचुएशंस के बावजूद भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि 10th ही वो एग्ज़ाम है जो आपको अपने को टैलेंट को प्रूव करने का आपको एक चांस देगा। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें आप टॉपर बन करके अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अपने आगे बढ़ने के सबसे गोल्डन चांस है। ये जो समय है इसको आपको यूटिलाइज करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना है। अपनी पंक्चुअलिटी, अपना टाइम टेबल, अपनी प्लानिंग और अपना टारगेट फिक्स करके ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी सफलता डायरेक्ट नहीं मिलती है। उसके लिए हमें छोटे छोटे कदमों से, छोटी छोटी तैयारियों से होकर गुजरना पड़ता है। आपको डेली अपना टारगेट बनाना है, टारगेट बना के आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ 5 चैप्टर फिजिक्स का है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। सेकंड चैप्टर हमारा द ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड है। थर्ड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसके विषय में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। एक क्लास हम लोगों का हो चुका है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि जब भी आप किसी टोस्टर में, किसी हीटर में, किसी गीजर में करंट फ्लो करते थे तो आपको हीट मिल जाती थी, तो उसे आप बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने यह देखा कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में हम करंट फ्लो करा दें तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने डिस्कवर किया, जिसके विषय में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी अलग नहीं है, मैग्नेटिज्म अलग नहीं है, दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों में इंटर रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पर इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये बात हैंस क्रिश्चियन ने अपने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में बताई, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। कई क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे होंगे। आप बचपन से ही मैग्नेट तो जानते ही हैं, मैग्नेट से आप प्ले भी करते हैं। मैग्नेट से आप, मैग्नेट को जब हम आयरन पीसेज की ओर, आयरन फॉलिंग की ओर और आयरन डस्ट की तरफ ले जाएं तो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आयरन को ही अट्रैक्ट करेगा या और किसी को करेगा? हाँ, और किसी को भी करता है। आयरन को भी करेगा, कोबाल्ट को भी करेगा, निकल को भी करेगा, स्टील को भी करेगा, सॉफ्ट आयरन को भी करेगा, अल्निको को करेगा, टिकोनाल को करेगा। मीन्स और भी मटेरियल हैं जिनको अट्रैक्ट करता है। अब आप सोच रहे हो कि क्या सब मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, सब मटेरियल को नहीं अट्रैक्ट करेगा। कुछ ही ऐसे मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेगा। वुड है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, स्टोन है, इनको अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपके आसपास जो भी मटेरियल हैं वो दो तरीके के हो गए, एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता है। तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, अल्निको है, टिकोनाल है, ये सब जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जिनको आयरन मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिनको नहीं अट्रैक्ट करता वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैग्नेट के चारों ओर चाहे जहां पर रख दिया जाए आयरन फाइलिंग को या आयरन डस्ट को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
मैग्नेट के चारों ओर एक दायरा होता है, एक रेंज होता है, एक एरिया होता है। उतने एरिया में अगर कोई आयरन फाइलिंग या कोई डस्ट पार्टिकल आके रखा हुआ है तब तो आयरन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर उस रेंज के बाहर है तो आयरन उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वही एरिया या दायरा या रीजन जिसमें मैग्नेट के फोर्स को फील किया जा सके, उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक मूविंग चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मीन्स मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप सोच रहे होगे सर डिफाइन कैसे करें? तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस या वो एरिया जिसमें उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। The space around a magnet in which its magnetic force of attraction or repulsion can be experienced is called its magnetic field। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस या एरिया जिसमें उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील किया जा सके वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और उस रेंज के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वो उस मैग्नेट के लिए इन्फिनिटी में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी में कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में उठ रहा होगा, क्या सर मैग्नेट ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या और कोई भी प्रोड्यूस करता है? हाँ, और कोई भी प्रोड्यूस करता है बेटा। एक तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस करेगा, एक कहीं चार्ज मोशन में होगा तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कहीं करंट फ्लो कर रही होगी तो वो करंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कहीं सोलेनॉइड रखी होगी तो सोलेनॉइड अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो मीन्स चाहे मैग्नेट हो, चाहे मूविंग चार्ज हो, चाहे करंट कैरिंग वायर हो या कोई करंट कैरिंग कॉइल या लूप हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कई तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेट के द्वारा भी, चार्ज इन मोशन के द्वारा भी, करंट कैरिंग वायर के द्वारा भी, करंट के द्वारा और सोलेनॉइड के द्वारा। ये और भी सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड के जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं? उसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। बी फॉर बॉल, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 होती है। आगे अभी हम बताएंगे इसकी दूसरी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है और इसको टेस्ला कहते हैं। एक यूगोस्लावियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम निकोला टेस्ला था, उनके नाम पर इसको टेस्ला भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला होती है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट गॉस होती है। गॉस साइंटिस्ट के नाम पर उसको गॉस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे सर इनमें रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 3.5 × 10⁻⁶ टेस्ला होता है। वेरी स्मॉल होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा शो करना चाहते हैं, पिक्टोरियली उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करने? तो इसके लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा शो करने के लिए या पिक्टोरियली शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अगर हम एक बार मैग्नेट ला के रख दें और उसके पास आयरन डस्ट ला के रख दें या आयरन फाइलिंग ला के रख दें, जिसको आप लोहे का बुरादा बोलते हो, तो वो आयरन फाइलिंग अपने को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। तो जिस पैटर्न वो अरेंज करेंगी, अगर उस एक पेंसिल से एक स्मूथ कर्व बना देंगे तो वो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स
वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती हैं जिसके हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक ना। ओके, इसके पहले हम लोगों ने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर स्टडी किया था, वो किन बातों पर डिपेंड करता है ये स्टडी किया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये स्टडी किया था। ओके, आइए हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। Magnetic field and magnetic field lines, the space around a magnet in which a force of attraction and repulsion due to magnet can be experienced is called a magnetic field। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उस मैग्नेट के अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील किया जा सके उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मेरे साथ बोलिए सभी बच्चे, स्पीक विद मी ऑल द स्टूडेंट्स। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which its attraction and repulsion force can be experienced is called magnetic field of that magnet। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील किया जा सके उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर बी, इसको हम वेक्टर बी से डिनोट कर, देखिए ऊपर ऐसे लाइन लग जाती है तो ये वेक्टर का सिंबल होता है, ऊपर ऐसे एक एरो बना देते हैं तो ये वेक्टर का सिंबल होता है, तो इसको हम वेक्टर वी के द्वारा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर वी के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्शन क्या होती है? कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर करके उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आइए देखें, इट्स यूनिट, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है, या न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 होती है, इसको टेस्ला कहते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। और सीजीएस यूनिट इसकी गास होती है। क्या? सीजीएस यूनिट गास होती है। ठीक, दोनों में रिलेशन है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गास, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गास। आइए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, एमएफएल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें। द कर्व पाथ along which iron filings arrange themselves due to the force acting on them in the magnetic field of a bar magnet are called magnetic field lines। मीन्स किसी बार मैग्नेट के चारों ओर अगर हम आयरन फाइलिंग को ला करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो आयरन फाइलिंग अपने को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। तो जिस पैटर्न, जिस पाथ में अपने को अरेंज कर लेती हैं वो पाथ उन पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स की वजह से वो अपने को अरेंज कर लेती हैं। तो जिस पाथ में वो अरेंज कर लेती हैं वही कर्व पाथ क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। तो द कर्व पाथ along which the iron filings arrange themselves due to magnetic force in the presence of magnetic field of a bar magnet is called magnetic line of force। मीन्स वो कर्व, जिस कर्व के अलॉन्ग आयरन फाइलिंग अपने को अरेंज कर लेती हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन ये है, द स्मूथ इमेजिनरी कर्व, the smooth imaginary curve, the tangent at each point of which denotes the direction of net magnetic field at that point is called magnetic field lines। वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व जिसके हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक ना, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। आप किसी मैग्नेट के बाहर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती हैं। देखिए ये कोई बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। देखिए आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, देखिए ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं, और इसीलिए ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। देखिए ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बना रही हैं, बाहर ये नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती है। देखिए ये क्लोज्ड लूप बन रहा है। नेक्स्ट है टू, ये इंपॉर्टेंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी तो एक ही पॉइंट पर टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सपोज कर लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका हम नाम दे दें ए डैश। ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका हम नाम दे दें सी और सी डैश। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को आप पी मान लीजिए। अब एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हर एक पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो टेंजेंट होगी, एक इसके अलांग हो जाएगी PT1, एक इसके अलांग हो जाएगी PT2। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, एक PT1 के अलांग, एक T2 के अलांग। जबकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन एक ही पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि व्हाई टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो आप आंसर ये लिखेंगे, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स do not intersect to each other because at the point of intersection there will be two tangent and there will be two direction of net magnetic field which is not possible. Hence two magnetic field lines cannot intersect to each other. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, एक ही पॉइंट पर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आइए और के देखें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are crowded near the poles where the magnetic field is strong। अगर हम किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करें तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्राउडेड होती हैं, बहुत पास होती हैं, जो ये शो करता है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अब अगर मैग्नेट के मिडिल में हम बात करें तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर होती हैं, जो ये शो करता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो देखिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड फार अपार्ट नियर द मिडिल ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। ओके, तो जब हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करें तो उसके पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो फील्ड लाइंस पास होती हैं, और मिडिल में दूर होती हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। इट मीन्स क्राउडेड फील्ड लाइंस सो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्राउडेड लाइन है तो वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, और डिस्टेंट लाइन सो वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो है दूर में, अगर वो दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वीक होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को देख करके हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। सपोज करो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ए डैश,
इसका पॉइंट P है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये PT जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ओके, in case the field lines are parallel and equidistant, they represents uniform magnetic field. The earth magnetic field is uniform in a limited space. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रा की गई हैं जैसे इस तरीके से हैं और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो कहीं भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर प्लॉट की गई हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो नॉन पैरेलल है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ओके, अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, और एक लिमिटेड दायरे में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम एक लिमिटेड दायरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। ओके, तो जब भी आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे तो उसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे। ओके, तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर मैंने बता दिया है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप इसको प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। और आप में से जिनको NTSC देना है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन देना है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड देना है, वो फॉर्म पता करके उसको फिलअप करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। आपको क्वालिफाई करना है जिससे आपको स्कॉलरशिप इशू हो जाए। इसका पहला स्टेज NTSC का नवंबर में पड़ेगा, सेकंड स्टेज आपका मई में पड़ेगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड को शेयर करें जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आता, उनकी भी हेल्प हो जाए तो उसकी क्रेडिट आपको भी मिलेगी ना। ओके।